नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी की नई गाइडलाइन के बारे में। साथियों, वैसे तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अपनी वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन कुछ व्यूअर ने मुझे कहा कि भी आप यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है उस पर भी कुछ जानकारी अपलोड कीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है। तो यूजीसी यूजीसी का मतलब क्या होता है, हम पहले इसको समझेंगे। इसको यू से यूनिवर्सिटी, यू से यूनिवर्सिटी, जी से ग्रांट, और सी से जो है कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका थोड़ा सा, हम इसकी बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे साथियों, कि यूजीसी कब अस्तित्व में आया, इसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। तो ये अपने आप में सबसे पहले एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसको एक एक्ट के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन सबसे पहले ये विचार कैसे आया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। इसमें एक सार्जेंट रिपोर्ट पास हुई थी। इसमें सार्जेंट रिपोर्ट, ये सार्जेंट रिपोर्ट आई थी। ये कब आई थी साथियों? ये सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी। 1944 में आई थी, बिफोर द इंडिपेंडेंट। तो तब इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक कमेटी का गठन हुआ था यूनिवर्सिटी। उस कमेटी का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। पहले से कमीशन नहीं बोला जाता था, कमेटी बोला जाता था। और ये 1945 में बनी थी। 1945 में बनी थी। और इस कमेटी का काम क्या था? इस कमेटी का काम था, उस समय बनारस यूनिवर्सिटी थी, बनारस यूनिवर्सिटी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी थी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। उस समय ये यूनिवर्सिटी थी। इन यूनिवर्सिटी पर निगरानी के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। इसका मेन काम क्या था? कोऑर्डिनेशन और फंडिंग, और जो मेंटेन ऑफ द स्टैंडर्ड, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना। और ये जो यूनिवर्सिटी जो थी, इन यूनिवर्सिटी को फंडिंग करना और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना। ये जो है काम प्राइमरी पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, कमीशन नहीं, कमीशन तो बहुत बाद में आया, 1945 में बनी थी। और इसको जैसे 1947 में जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, 1945 में ये कमेटी बनी सार्जेंट रिपोर्ट के बाद। तो 1947 के बाद तो अदर्स यूनिवर्सिटी जो इनफोर्स में आई, तो उसके बाद इस कमेटी का जो है एरिया और इसकी जुडिक्शन बढ़ गई। और इस तरह से जो है ये थ्रू आउट ऑफ इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, उन यूनिवर्सिटी पर भी सुपरवाइजिंग का काम और उन पर निगरानी का काम करने का काम इस कमेटी ने किया। और 1948 के अंदर 1948 के अंदर इसको फिर इसका नाम बदला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तब इसका जो नाम आया कमीशन 1948 में। और 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन के ने रिकमेंडेशन किया। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसको रिकमेंडेशन किया, इसको रिकंस्ट्रक्ट के लिए। पहले कमेटी थी, फिर इसका नाम जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया 1948 में। और उसके बाद फिर 1953 में फिर जो है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फिर इसको ये बनी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। पहले इसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका नाम आया। और इसका जो इनॉग्रेशन जो किया वो मौलाना आजाद ने किया। मौलाना आजाद ने इसका इनॉग्रेशन किया 1953 में। किसका? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का।
और 1956 के अंदर 1956 के अंदर ये यूजीसी एक्ट, यूजीसी इसको नाम दिया एक्ट 1956 पार्लियामेंट के द्वारा। फिर एक्ट, ये एक्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, इसके द्वारा फिर जो है ये फाइनली 1956 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई और इसे एक्ट के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है और इसके अंदर एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और इसको और सेक्रेटरी होती है, सेक्रेटरी होता है। और इस यूजीसी के अंदर चेयरमैन चाहे वाइस चेयरमैन हो या फिर सेक्रेटरी हो, उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन यूजीसी काम करता है। उस सेंट्रल गवर्नमेंट की सबके सबऑर्डिनेट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें काम करेगा ये। अब हम बात करते हैं कि जो इसमें 2026 के अंदर, इस 2026 के अंदर क्या बदलाव किए गए। इससे पहले 2012 में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, तो उन 2012 की गाइडलाइंस को रिप्लेस करते हुए 2012 की गाइडलाइंस को रिप्लेस करते हुए 2026 की कुछ नई गाइडलाइन इसमें अभी आई। ये कब आई? हालांकि इन गाइडलाइन को नोटिफिकेशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया, ये आया 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आया। और इस नोटिफिकेशन के अंदर खास बात क्या है? इस नोटिफिकेशन के अंदर, इस नोटिफिकेशन में खास बात ये है और ये काम क्या करती है कि हालांकि ये यूजीसी जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करती है। जितने भी पूरे भारत के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन पे नियंत्रण का काम करती है, उनको फंडिंग देने का काम करती है, उनसे कोऑर्डिनेट करने का काम करती है और एक शिक्षा का, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उस पर काम करती है यूजीसी। तो इसमें इसका प्रियम्बल जो है, इसका जो प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सीधा सा ये है, कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ द हायर एजुकेशन। उनके अंदर समन्वय स्थापित करना और उनके एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करने का काम यूजीसी का होता है। और दूसरा जो इसका जो एक प्रियम्बल है, जो दूसरा पार्ट है इसका यूजीसी का, उसमें लिखा कि भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिकॉग्नाइज करती है कि फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन एज द cornerstone of the all education system to ensure that all students are able to thrive in the education system। यानी कि समता का समावेश होगा। ये 2026 में आया, इसमें समता का समावेश होगा। समता का मतलब समानता का समावेश होगा और सभी स्टूडेंट का एक उन्नत भविष्य होगा, यानी कि शिक्षा उन्नत होगी। ये इसका प्रियम्बल है। और इसमें प्रियम्बल में आगे डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के आधार पर, यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर पैलेस ऑफ बर्थ के आधार पर या रेस के आधार पर। इसका ऑब्जेक्ट उसमें दिया कि इनको खत्म किया जाएगा रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर और रेस के आधार पर। वो सभी चीजें जो आर्टिकल 15 के अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर जो भेदभाव बताया है कि वो भेदभाव इनके आधार पर नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियर कट है ये, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर या फिर रेस के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो उसी पैटर्न पर ये जो न्यू नोटिफिकेशन आया है 2026 में, इसमें लिखा है
कि भाई इसको खत्म किया जाएगा, इस भेदभाव को। किसके साथ? इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको अभी बताता हूं कि इसमें सबसे सबसे बड़ी बात है इसमें डेफिनेशन क्लोज। भाई इसमें डेफिनेशन क्लोज क्या है? इसमें डेफिनेशन क्लोज है कि भी सबसे पहले एग्रीव्ड कौन होगा, पीड़ित कौन होगा। इस नोटिफिकेशन में ये बताया भाई पीड़ित कौन होगा। भाई पीड़ित कौन होगा? पहले पीड़ित स्टूडेंट ही था। 2012 में जो इससे पहले की जो गाइडलाइन थी उसमें पीड़ित सिर्फ स्टूडेंट ही था, स्टूडेंट ही था। लेकिन अब 2026 की जो नई गाइडलाइन आई है उसमें पीड़ित जो है टीचर भी है, यानी कि जो स्टाफ मेंबर है, फैकल्टी मेंबर है, वो भी पीड़ित हो सकता है, वो भी पीड़ित हो सकता है। और नॉन टीचिंग मेंबर, नॉन टीचिंग स्टाफ भी पीड़ित हो सकता है। तो इसमें जो एग्रीव्ड जो पर्सन है, जो पीड़ित है, उसकी डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया है, उसको बढ़ाया गया है। और इसमें कास्ट बेस मैंने बता ही दिया भी, कास्ट बेस या फिर रिलीजन के बेस पे या धर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर या फिर वन रेस के आधार पर या फिर महिला या पुरुष के आधार पर या बर्थ पैलेस के आधार पर भेदभाव को डिफाइन किया है। वो डिस्क्रिमिनेशन, यहां पर शब्द जो है डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जो आर्टिकल 15 और 16 के अंदर जो सेम ग्राउंड दिए गए हैं, वो सेम ग्राउंड 2026 में अब स्पेसिफिक डिफाइन किए गए हैं कि भाई ये जो ग्राउंड है इस आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, अनफेयरनेस नहीं होगा या फिर बायस नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट के साथ बायस नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई जातिगत उत्पीड़न नहीं होगा, धर्म के आधार पर उत्पीड़न नहीं होगा, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उत्पीड़न नहीं होगा। जैसे यूपी के, जैसे दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट है और उत्तर प्रदेश से कोई स्टूडेंट आ गया तो जैसे ये क्षेत्र के आधार पर भी उत्पीड़न नहीं होगा। तो ये जो है एग्रीव्ड कौन होगा, इस डेफिनेशन को बढ़ाया है इसमें 2026 की नई गाइडलाइन के अंदर। और इसके अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन बताया। भी डिस्क्रिमिनेशन क्या? डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है ये 3C के अंदर डिफाइन किया गया डिस्क्रिमिनेशन क्या है। तो डिस्क्रिमिनेशन मींस एनी अनफेयर और कोई भी जो है डिफरेंसिया, कोई भी डिफरेंसिया, फिर जो है बायस्ड ट्रीटमेंट, ये बायस्ड ट्रीटमेंट, ये अनफेयर और बायस्ड ट्रीटमेंट, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, पहले से बर्थ के आधार पर, वो सेम चीजें जो आर्टिकल 15 के अंदर और जो 16 में के अंदर दी गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, मोटी मोटी बात वो आपको बताऊंगा। इसमें ये कहा कि एक इक्विटी कमेटी बनेगी, इक्विटी कमेटी का इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। उसका काम मैं आगे बताऊंगा। इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, इक्विटी कमेटी। और इसमें इक्विटी हेल्पलाइन, ये इक्विटी हेल्पलाइन बनाई जाएगी, जो कि हेल्पलाइन जो 24 आवर्स जो है काम करेगी, यानी कि पोर्टल बनाया जाएगा। ये 2026 में नया इसमें ऐड किया गया है इस गाइडलाइन के अंदर कि भी पोर्टल बनाया जाएगा। जो कहा ये इसको ऑपरेट कौन करेगा? इसको ऑपरेट करेगा इसमें बताया HEI। H का मतलब हायर और E से जो है एजुकेशन, I से इंस्टीट्यूट। ये जहां पर भी जिस नोटिफिकेशन में HEI आता है तो इसका मतलब है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये इस इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट होगा जो यूजीसी के, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या वो कॉलेज हो, तो वहां पर एक हेल्पलाइन बनाई जाएगी, इक्विटी हेल्पलाइन बनाई जाएगी, पोर्टल बनाया जाएगा जहां 24 आवर्स वो ओपन रहेगा।
ये 2026 की नई गाइडलाइन में आया। और इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, एक इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। ये कहां बनेगा? ये भी इस इंस्टीट्यूट के अंदर बनेगा, ये भी उस इंस्टीट्यूट के अंदर ये बनेगा। इसका काम क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर जहां पर अगर वहां पॉसिबल नहीं है, उस HEI के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो जिस यूनिवर्सिटी के अंडर वो कॉलेज वो इंस्टीट्यूट आता है तो वहां पर ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। तो ये चीजें इसमें 2026 में नई ऐड की गई है, नया जो है ये रूल बनाए गए हैं। अब इसमें क्या बताया कि इसमें मोटी बात आपको बताऊंगा। इसमें एक स्टेक होल्डर को डिफाइन किया गया है। तो इस स्टेक होल्डर के अंदर स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर, स्टाफ और मेंबर और जो है मैनेजिंग कमेटी इंक्लूडिंग जो हेड ऑफ क्या HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हेड, वो सभी के सभी जो है स्टेक होल्डर डिफाइन किए गए हैं। पहले 2012 वाली जो गाइडलाइन के अंदर ये कुछ डिफाइन नहीं था। स्टूडेंट को भी डिफाइन किया गया इसमें। भाई स्टूडेंट कौन होगा? स्टूडेंट जो इनरोल्ड है वो भी होगा। और सीकिंग एडमिशन यानी कि जो उस इंस्टीट्यूट के अंदर इनरोल्ड है। इनरोल्ड का मतलब होता है वो उसका एडमिशन है हो चुका हो, तो वो भी इंक्लूड है। या फिर इसमें आगे लिखा सीकिंग एडमिशन जो एडमिशन के लिए जो है सीकिंग कर रहा है, यानी कि ट्राई कर रहा है, यानी अप्लाई किया है, वो भी इसमें स्टूडेंट की डेफिनेशन के अंदर बताया गया है। और चाहे और इसमें वो किसी भी मोड से सीकिंग कर रहा हो, चाहे वो फॉर्मल हो या फिर ओपन, जैसे ओपन स्कूल होते हैं, चाहे ओपन या फिर डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस से जो तैयारी करते हैं, डिस्टेंस से जो है एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर जो है ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं, तो ये सभी के सभी जो है स्टूडेंट की डेफिनेशन में इसको लाया गया। फॉर्मल है ओपन या फिर डिस्टेंस से। फॉर्मल तो जो रूटीन में जो एडमिशन लेते हैं, वो रूटीन में जो अप्लाई करते हैं वो। ओपन से जैसे नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां अप्लाई करते हैं। कुछ डिस्टेंस होते हैं जो वीकेंड जिसमें क्लास वगैरह लगती हैं, या फिर ऑनलाइन का मतलब जो है पोर्टल पे या फिर जूम पे या गूगल मीट पे जिनकी क्लासेस वगैरह लगती हैं। तो ये सभी के सभी जो है स्टूडेंट की डेफिनेशन को इसमें 2026 में डिफाइन किया गया है। 2012 में इसको डिफाइन नहीं किया गया था। 2012 में इसमें डिफाइन नहीं किया गया था। अब इसमें और यूनिवर्सिटी को डिफाइन किया। इसमें यूनिवर्सिटी का मतलब चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो इसमें न्यू डिफाइन किया गया, इसको स्पेसिफिक डिफाइन किया गया। 2012 में इसमें स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया गया था। अब इसमें रूल 4 क्या कहता है वो देखने की बात है, इंपॉर्टेंट। ड्यूटी ऑफ प्रमोट इक्विटी, जो ये ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ प्रमोट इक्विटी का मतलब समानता या समता, प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना, और ये ड्यूटी का मतलब कर्तव्य है। तो ये क्या है, किसका है? एवरी, यहां मामला आता है एवरी
एवरी जो है HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जितने भी भारत के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनकी ये ड्यूटी डिफाइन कर दी 2026 के न्यू नोटिफिकेशन के अंदर। इनकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि भाई ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, पहली ड्यूटी भाई जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव मिटाएंगे भाई, भेदभाव मिटाएंगे, ये खत्म करेंगे भेदभाव को। दूसरा ये है कि भाईचारा स्थापित करेंगे, ये समता स्थापित करेंगे, ये समता स्थापित करेंगे भाई। कौन करेगा? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट है वो समता स्थापित करेंगे। अमंग, ये शब्द है अमंग, अमंग स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब, अमंग द स्टेक होल्डर का मतलब स्टूडेंट के बीच में भी और स्टाफ के अंदर भी, नॉन टीचिंग, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग हो या लाइब्रेरियन हो या फिर 4th क्लास का कर्मचारी हो, स्टाफ हो, उनके अंदर भी क्या ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। और इंक्लूडिंग चाहे वो फैकल्टी मेंबर हो या फिर जो है सीनियर मेंबर हो या फिर कोई नॉर्म वैसा टीचर हो, चाहे वो हेड ऑफ टीचर हो, उन सभी के बीच में क्या स्थापित करेगा? इक्विटी स्थापित करने का काम किसका है? इस इंस्टीट्यूट का है भाई, जिस इंस्टीट्यूट में वो सभी लोग सभी काम कर रहे हैं। स्टूडेंट तो इंक्लूड है ही है, क्योंकि पहले स्टूडेंट के लिए था। 2012 में जो गाइडलाइन थी वो केवल स्टूडेंट के लिए था। बार बार मैं बता रहा हूं कि नए 2026 में स्टेक होल्डर के अंदर, यानी टीचर हो या नॉन टीचर स्टाफ हो या फिर फैकल्टी मेंबर हो या इंक्लूडिंग हेड हो, अगर वो निम्न जाति से हो, सबसे बड़ी बात है निम्न जाति से हो। पहले SC और ST को ही इसमें गाइडलाइन थी 2012 में सिर्फ SC ST के स्टूडेंट से संबंधित ही गाइडलाइन थी। लेकिन जो नया जो 2026 की जो गाइडलाइन आई है, SC ST OBC यानी कि बैकवर्ड को जोड़ा गया इसमें। वुमेन फिजिकल हैंडीकैप्ड EWS, ये तमाम ये सारे इसमें नई गाइडलाइन के अंदर सभी को शामिल किया गया। SC ST OBC महिलाओं को और फिजिकल हैंडीकैप्ड अपाहिज या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये इनमें OBC को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और इसमें इसकी ड्यूटी और आगे क्या बताई? इसकी ड्यूटी नंबर 3 पे कि इसकी जो ड्यूटी है वो ये है, इनके बीच में टेक एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर करेगी, यानी कि सुरक्षात्मक और प्रिवेंटिव मेजर अपनाएगा। कौन अपनाएगा? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपनाएगा। और इसके और सेफगार्ड और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर विदाउट एनी प्रेजुडिस देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज और जेंडर और डिसेबिलिटी, यानी कि बिगर उनकी जाति देखे हुए, बिगर उनका धर्म देखे हुए, बिगर उनका लिंग देखे हुए क्या करेगा? वहां एक इक्विटी का माहौल स्थापित करने का काम इस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ये डिसाइड कर दिया इस 2026 के नोटिफिकेशन के अंदर, राइट। अब ये ड्यूटी है किसकी? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ड्यूटी बताई 4 के अंदर। अब इसके अंदर 5 के अंदर क्या बताया? रूल 5 ये कहता है, इसमें कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर और सेंटर मतलब केंद्र, वो ये समता या फिर समता। ये तो ये रूल नंबर 5 इसमें बताया कि एवरी HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेल एस्टेब्लिश इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, वो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ये सेंटर स्थापित करेगा भाई, ये सेंटर स्थापित करेगा।
और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी प्रोग्राम डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए इफेक्टिव प्रोग्राम प्रभावशाली कार्यक्रम चलाएगा और टू प्रोवाइड गाइडेंस और काउंसलिंग देगा एकेडमिक देगा, फाइनेंशियली देगा, सोशल देगा और अदर मैटर इनहांस द डाइवर्सिटी विद इन द कैंपस। उस कैंपस के अंदर उस डाइवर्सिटी को जो है यानी कि एक ऐसा भाईचारे का और एक समानता का एक वातावरण तैयार करेगा, एक वातावरण बनाएगा। ये काम उस सेंटर का है और इस सेंटर को एस्टेब्लिश कौन करेगा? वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो संस्थान करेगा। ठीक है। तो इसके बाद अगर उस इंस्टीट्यूट के अंदर 5 से कम फैकल्टी मेंबर है तो वो ये जो दो संस्थान जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आती है तो उसके वहां ये सेंटर बनाया जाएगा। ये इसमें प्रोविजन भी दी गई है। सेंटर और क्या करेगा? वो कोऑर्डिनेशन करेगा विद सिविल सोसाइटी से, लोकल मीडिया से करेगा, पुलिस से करेगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन करेगा। कौन करेगा? ये जो सेंटर जो बनाएगा, ये संस्थान जो सेंटर बनाएगा ये कोऑर्डिनेशन करेगा। और इसके साथ साथ क्या करेगा? ये कोऑर्डिनेशन करेगा डीएलएसए से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये डीएलएसए का मतलब है जहां ये एक एक्ट बनाया आर्टिकल 39 के अंदर, आर्टिकल 39 के फ्री लीगल एड का प्रावधान दिया है, मुफ्त कानूनी सहायता संविधान में। तो उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो है डीएलएसए बनाया। तो ये डीएलएसए बनाया तो यहाँ पर फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए ये जो है एक्ट है, ये बना हुआ है और इस एक्ट की कमेटी बनाई जाती है। तो इस कमेटी से इस कमेटी के अंदर जजेस, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर और इवन द हाई कोर्ट लेवल पे ये बने हुए हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? ये जो है सेंटर करेगा। और ये सेंटर कौन बनाएगा? ये संस्थान बनाएगा। ठीक है। तो ये जो इस तरह से ये इस जो है अपॉर्चुनिटी सेंटर, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के काम है। और इसके साथ साथ ये क्या करेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल हैव द इक्विटी कमेटी भी बनाएगी। एक कमेटी बनाएगी। कौन बनाएगा? ये सेंटर जो है एक कमेटी बनाएगी, इक्विटी कमेटी बनाएगी, कमेटी बनाएगी। और इस कमेटी में कौन कौन होंगे? सबसे बड़ी बात इसमें नई चीज ये ऐड करिए कि भाई इस इक्विटी कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे। इस इक्विटी कमेटी के अंदर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें एक जो है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूट का, उस संस्था का हेड शामिल होगा। उसका पदेन जो है इसका जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी एक्स ऑफिस ऑफ द चेयरमैन। इसका ये चेयरमैन होगा, इसका मुख्य होगा। इस इक्विटी कमेटी का हेड, जो भी संस्था का हेड होगा वो होगा 1 मेंबर। और इसमें तीन प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर या फिर सीनियर फैकल्टी मेंबर होंगे। कौन से होंगे? प्रोफेसर, 3 प्रोफेसर या फिर सीनियर फैकल्टी मेंबर होंगे इस संस्था के, जहां पर ये जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बना हुआ है। तो ये कमेटी बनाएगा। इस कमेटी के अंदर ये 3 होंगे, वही 3 मेंबर होंगे इसमें ये। फिर उसके बाद एक जो है एक स्टाफ मेंबर होगा, एक जो है स्टाफ मेंबर होगा, एक स्टाफ मेंबर होगा इसमें, एक स्टाफ मेंबर होगा अदर देन द टीचर, यानी कि टीचर के अलावा एक स्टाफ मेंबर होगा। और इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सिविल सोसाइटी से होगा, जिसका एक्सपीरियंस होगा, 2 होंगे इसमें। और 2 स्टूडेंट से लिए जाएंगे इस कमेटी के अंदर, 2 स्टूडेंट से लिए जाएंगे। तो 2 स्टूडेंट से लिए जाएंगे जिन स्टूडेंट का अच्छा जो है व्यवहार हो, या एकेडमिक मेरिट के हो, या फिर जो है एक्सीलेंस स्पोर्ट में हो, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो अदर एक्टिविटीज के अंदर, या फिर उनको स्पेशल इनवाइट किया गया हो। यानी कि 2 स्टूडेंट होंगे। और इसमें
इसके अलावा एक कोऑर्डिनेटर होगा, एक कोऑर्डिनेटर होगा। तो कुल मिलाकर इसमें 1 3 4 5 2 7 और 3 10, यानी कि भाई ये 10 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाएगी। पहले नहीं था, अब ये 10 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। और 10 में से भी जो है उनमें SC ST OBC, महिला, फिजिकल हैंडीकैप्ड और EW का रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी कि SC ST OBC, वुमेन, PH फिजिकल हैंडीकैप्ड और EWS, इनका रिप्रेजेंटेशन मस्ट है इस 10 आदमियों में। SC का भी, ST का भी, OBC का और वुमेन का भी और फिजिकल हैंडीकैप्ड का भी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनका भी यहां पर इसमें इनमें से भी लिया जाएगा। यानी कि 10 टोटल लिए जाएंगे, 10 लोगों की एक कमेटी बनेगी। कौन बनाएगा? ये बनाएगा अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर ये बनाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि मैं मोटी मोटी बात आपको फटाफट बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अहम जो है नोटिफिकेशन है, बहुत अहम मुद्दा बन चुका है पूरे देश के अंदर। लेकिन इसमें जानकारी सभी को होनी चाहिए, कि इसमें है क्या। इसमें जितने भी मेंबर है उसका 2 साल का टर्म पीरियड होगा, 2 साल, ठीक है। और जो स्पेशल इनवाइटेड का मतलब जो 2 स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट लिए जाएंगे, उनका 1 साल होगा टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है। और इनकी कम से कम 2 बार जो है कमेटी शैल मीट एट लीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर, यानी कि 1 साल में 2 बार इनकी जो है मीटिंग होगी, 2 बार इनकी मीटिंग होगी। और कोरम उनका होगा, उसमें चेयरमैन होगा, एक चेयरमैन होगा और सेल बी 4, यानी कि एक्सक्लूडिंग इनवाइटेड, ठीक है, 4, यानी कि 4 का कोरम होगा यहां पर, सेल बी 4। एनुअल मीटिंग भी होगी उसकी, और एनुअल मीटिंग के अंदर रिवाइव किया जाएगा। और इसमें इनका काम क्या होगा, इस कमेटी का काम क्या होगा, वो मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं कि भाई इस कमेटी का काम क्या होगा। 2 साल तक का इसका पीरियड होगा। 1 साल तक का जो स्टूडेंट जिनको शामिल किया गया है 10 मेंबर के अंदर, उनका 1 साल होगा। इनका काम क्या होगा, इसको EOC बोला जाता है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसका काम क्या है, ये इसका फंक्शन बताता हूं आपको। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कमेटी, यानी कि जो कमेटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर द क्वालिटी, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट एट लार्ज इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू ब्रिंग सोशल इंक्लूजन, यानी कि कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। दूसरा जो है प्रमोट इक्विटी अमंगस्ट द स्टूडेंट, वही यानी कि इक्विटी, समानता स्थापित करने का काम करेगा, टीचिंग के अंदर, नॉन टीचिंग के अंदर और स्टाफ के अंदर, चाहे नॉन टीचिंग हो या फिर टीचिंग स्टाफ हो। और उनके अंदर एक सोशली एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक भाईचारा वाला जो है एक एटमॉस्फेयर वहां पर बढ़ाने का काम करेगा ये। और उसके बाद एक इंडिविजुअल की हेल्प करेगा और बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज, इसमें कहा डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डिसएडवांटेज, इसका मतलब SC ST OBC और महिला और जो है PH और EWS, ये डिसएडवांटेज ग्रुप बताया गया है इसको, इसमें डिसएडवांटेज सेक्शन इसको। तो इनको इनकी इंडिविजुअल, इनको सोशली फाइनेंशियली इनकी जो है इनकी मदद करने का काम करेगा। और इसके अलावा टू प्रोटेक्ट एग्रीड पर्सन, जो एग्रीड पर्सन होगा यानी जो पीड़ित होगा उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, ये जो है EOC इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर करेगा। और इसके द्वारा एक कमेटी जो बनाई गई है ये काम करेगी। तो इस तरह से जो है ये, और इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करेंगे, ये एक पोर्टल का निर्माण करेंगे जो 24 आवर्स जो खुला रहेगा,
जो भी पीड़ित होगा उस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इस तरह से ये इनके काम है। और इनकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि एवरी EHI shall designate at least the one stakeholder in each of the unit department, और उन सब जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट से या फैकल्टीज है, फैकल्टी से भी लिया जाएगा, कोई डिपार्टमेंट से है, हिंदी डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहां से अलग अलग करके, और स्कूल है वहां से लिए जाएंगे, हॉस्टल से भी लिया जाएगा, लाइब्रेरी से भी लिया जाएगा, तो इक्विटी वो हर जगह से लिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है इसमें, और ये साल के अंदर जनवरी और जुलाई एवरी ईयर के अंदर जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगी। और इक्विटी हेल्पलाइन का जो टाइम पीरियड है, वो जो टाइम पीरियड है वो ये 24 आवर्स के अंदर तो पोर्टल खुला रहेगा। और इसके अलावा जो ये क्या करेगी, जो अगर ये जो टाइम बाउंड 2012 के अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं था, 2012 के अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं था, लेकिन 2026 के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई भी भेदभाव होता है, कोई अनबायस होता है, कोई भी पीड़ित होता है, किसी का भी शोषण होता है, किसी भी तरीके से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी महिला के साथ भी कोई शोषण होता है, किसी हैंडीकैप्ड पर्सन के साथ कोई शोषण होता है, किसी EWS व्यक्ति के साथ कोई शोषण होता है, तो उसके लिए टाइम पीरियड जो है बाउंड कर दिया इसमें 2026 के अंदर। 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट के 24 घंटे के अंदर जो एक्शन होगा, एक्शन के 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर एक्शन होगा। 15 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट होगी। 15 दिन के अंदर जो है फुल इंक्वायरी रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड। 15 दिन के अंदर पूरी जो है इंक्वायरी जो होगी वो सबमिटेड होगी, वो दाखिल होगी 15 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर कोई भी पीड़ित अगर सेटिस्फाइड नहीं है कि उस कमेटी ने कोई ठीक तरह से डिसीजन नहीं लिया है, तो 30 दिन के अंदर ओबर्ड्समैन के पास ये जा सकते हैं। OMBUD ओबर्ड्स पर्सन कह सकते हैं या फिर ओबर्ड्समैन, इनके पास जा सकते हैं। 30 दिन के अंदर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। और सबसे इसमें अहम बात मैं आपको बता के इस बात को खत्म करता हूं कि सबसे अहम बात क्या है। अगर इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी भी महिला के साथ, किसी OBC व्यक्ति के साथ, किसी हैंडीकैप्ड अपाहिज व्यक्ति के साथ, किसी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के साथ, या फिर किसी SC के साथ, या फिर किसी ST के साथ कोई भी उत्पीड़न होता है तो क्या होगा। तो इसके लिए जो है कोई ये HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो संस्थान जिम्मेवार होगा। सबसे मोटी बात है इसमें 2026 के अंदर, ये जो संस्थान है, जिस संस्थान के अंदर किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी स्टाफ के साथ, चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचर हो, किसी भी फैकल्टी मेंबर के साथ, इंक्लूडिंग हेड, अगर वो हेड महिला है, या फिर जो है OBC है, या फिर PH है, हैंडीकैप्ड है, या फिर EWS है, या फिर SC है, या फिर ST है, या फिर कोई फैकल्टी मेंबर इनमें से है, या कोई स्टाफ इनमें से है, या फिर कोई स्टूडेंट इनमें से है, अगर इनके साथ कोई भी बायस होता है या उत्पीड़न होता है, या जातिगत किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी जो चीजें हैं उनके साथ अगर वो अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है, तो ये संस्थान जिम्मेवार है, ये इंस्टीट्यूट जिम्मेवार है। ये जिम्मेवारी 2026 में मेन जो चीज है कि भाई ये सारी इनकी जिम्मेवारी इस संस्थान की है। और इस संस्थान के साथ क्या होगा, पहले 2012 के अंदर ये प्रोविजन नहीं थे, लेकिन अब 2026 के में नए प्रोविजन आए हैं
इसमें इसकी जिम्मेवारी तय कर दी किसकी? उस इंस्टीट्यूट की, उस संस्थान की, चाहे वो लॉ कॉलेज है या फिर कोई जो है बीएड कॉलेज है या फिर पॉलिटेक्निक है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी के तत्वाधान के अंदर आता है या नहीं आता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो उसमें इसकी जिम्मेवारी तय कर दी। और इसमें यूजीसी क्या कर सकता है? यूजीसी क्या कर सकता है? 2026 की नई गाइडलाइंस के अनुसार सबसे पहले विड्रॉ द ग्रांट्स, विड्रॉ द ग्रांट, जो ग्रांट यूजीसी ने उसको दी है उसको विड्रॉ कर सकती है, वापस ले लेगी भाई। उसके बाद क्या करेगा? रिवोक द डिग्री, रिवोक द डिग्री, जो डिग्री प्लान है उसको रिवोक कर सकती है, वापस ले सकती है इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द अवार्डिंग द डिग्री, कि भाई ये डिग्री जो आप प्रोग्राम चला रहे हो इसको बंद करो भाई 2026 की नई गाइडलाइंस के अनुसार। क्योंकि आपने आप जो है वो जातिगत या फिर धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर वो उत्पीड़न, वो डिस्क्रिमिनेशन रोक नहीं पाए, आप उन्हें ये पनिशमेंट दी जा सकती है। तीसरा नंबर है डी रिकॉग्नाइज, जो उनको मान्यता दी गई है उससे उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। कौन करेगा? यूजीसी करेगा 2026 की नई गाइडलाइंस के अनुसार। नंबर चार, ऑनलाइन जो प्रोग्राम है, यानी कि जो ऑनलाइन जो प्रोग्राम जो चला रखे हैं उस इंस्टीट्यूट ने, ऑनलाइन डिग्री, ऑनलाइन डिप्लोमा, वो सारे उनको सस्पेंड कर सकता है, उसको टर्मिनेट को खत्म कर सकता है। तमाम ये जो सारी चीजें हैं, ये उसको पनिशमेंट दी जाएगी। किसको दी जाएगी? उस इंस्टीट्यूट को दी जाएगी, उस इंस्टीट्यूट को दी जाएगी। तो सारी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किस पे डाल दी? उस इंस्टीट्यूट पे डाल दी। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे इसमें बारीकी से प्रोविजन है, लेकिन मोटा जो प्रोविजन है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन आया था। सुप्रीम कोर्ट 2025 में, जब रोहित वेमुला और पायल तांडवी इनकी केस को सुनवाई जब किया सुप्रीम कोर्ट ने, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी। तो उन्हीं गाइडलाइन को चलते यूजीसी ने 2026 में ये नई गाइडलाइन जारी की। और हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 13 जनवरी 2026 को नया नोटिफिकेशन यूजीसी ने जो जारी किया है, इसको स्टे लगा दिया है और इसको 19 मार्च के लिए इसको फर्दर जो है इसकी सुनवाई होनी है। और उसके बाद सेंटर से जो है इसमें सेंटर से इससे जवाब मांगा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसका मिसयूज हो सकता है। माननीय जस्टिस सीजीआई साहब सूर्यकांत जी ने और एक दूसरे जस्टिस थे, उन्होंने इस बिल के अंदर जो प्रोविजन है इसमें ये कहा कि इसका मिसयूज हो सकता है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और इसी प्ली के साथ इस 2026 के इस न्यू जो नोटिफिकेशन था, नए जो रूल थे, इसको स्टे लगा दिया और इसकी अगली जो सुनवाई मार्च के महीने में होनी है। तो मोटी जानकारी इस यूजीसी के बारे में, यूजीसी का ओरिजिन कैसे हुआ, यूजीसी की 2012 के अंदर से को रिप्लेस करके नई गाइडलाइंस जो दी हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बताई। तो आप लोगों ने इन जानकारी को जो है समझना है। और आप YouTube और भी कई जगह से, और YouTube पे भी और अलग अलग जगह पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन मेरी ये जो जानकारी, मैं खास मकसद ये था कि बहुत से जो साथियों को जिसका यूजीसी से कंसर्न नहीं है, हालांकि इसमें जो हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले हैं उनको तो
उनको जानकारी है इसकी, लेकिन बहुत सारे जो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं गए हुए हैं या फिर जो है बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को ये प्रोविजन की जानकारी हो कि भाई यूजीसी 2026 की नई नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज है, वो सारी चीजें मैंने बताई आप लोगों को। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है आने वाली जो वीडियो है उसका आपको अपडेशन मिलती रहे। थैंक यू।